हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा कहाँ रहता है? अक्सर यह बीते हुए कल की यादों और आने वाले कल की योजनाओं में इतना उलझा रहता है कि हम आज के अब के पल को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। इसी उलझन और आत्म खोज की राह में एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमारी मदद करती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यही है कि वास्तविक खुशी और शांति हमें वर्तमान क्षण में रहते ही मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम द पावर ऑफ नाउ के हर प्रमुख अध्याय की बातें जानेंगे। हम पूछेंगे कि क्या सचमुच कोई जादू है इस वर्तमान क्षण में। हम उदाहरणों, कहानियों और उपमाओं की मदद से समझेंगे कि हमारा मन कैसे हमें अतीत में खींचता है और क्यों सभी परेशानियां हमारी खुद की सोच से जन्म लेती हैं। साथ में हम जानेंगे कि इस किताब की सुझाई तकनीकें जैसे ध्यान लगाना, प्रकृति से जुड़ना और बातें स्वीकार करना हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे बस अब को गले लगाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यू आर नॉट योर माइंड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपने विचारों से कितने अलग हैं? सुबह उठते ही मन पुराने हादसों या आने वाले कल की योजना में इतना खो जाता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। पर एखार्ट टोले बताते हैं कि आपका असली अस्तित्व आपके मन विचारों से बिल्कुल अलग है। विकिपीडिया के मुताबिक इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमारी भावनात्मक परेशानियां हमारे मन के साथ पहचान बनाने से होती हैं और हमें अतीत या भविष्य की चिंता में खोने के बजाय वर्तमान पल में सचेत रहने की आवश्यकता है। सोचिए, जब आप कहें कि मैं घबराया हुआ हूं या मैं दुखी हूं, तो क्या आप सचमुच वही घबराहट या दुख हैं, या आप उस भावना को महसूस तो कर रहे हैं पर उसका साक्षी भी हैं? टोले के मुताबिक आपका मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो लगातार आवाजें निकालता रहता है, पर आप वह रेडियो नहीं, केवल उसे सुनने वाला श्रोता हैं। जैसे मूवी देखने वाले थिएटर में बैठते हैं लेकिन फिल्म के किरदार नहीं होते, उसी तरह आपके विचार चाहे जो भी हों, आप केवल उन्हें देख रहे हैं। मन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए टोली हमें कहते हैं कि हमें अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाकर कॉन्शियसनेस, चेतना का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बस अपने मन को साइडवॉक पर खड़ी गाड़ी की तरह समझें और चलती फिरती गाड़ियों का अवलोकन करें, बिना भागे बस देखें। जब आप अपने लिए यह बदलती दुनिया देखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे एहसास होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनसे भी परे जो शांति है वही आप असल में हैं। यही जागरूक दृष्टिकोण आपके लिए मुक्ति का पहला कदम है। जैसे ही आप खुद से कहने लगते हैं मैं अपने विचारों से अलग हूं, वैसे ही एक हल्की सी राहत महसूस होती है। आपका मनोरोग थोड़ा शांत होता है। तो इस अध्याय की शिक्षा यह है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह असीम चैतन्य हैं जो इन विचारों को देखता है। इतना समझते ही आप महसूस करेंगे कि कितनी जिम्मेदारियां और चिंताएं स्वयं ब स्वयं कम होने लगी हैं। कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। अब बात करते हैं दर्द की, वो गहरा दर्द जो तब आता है जब हमारी जिंदगी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। जैसे कोई नौकरी का इनकार हो जाना, कोई रिश्ता टूट जाना, या ऐसा महसूस होना कि कुछ कमी है। टोले इसे पीड़ा बॉडी, दर्द पिंड कहते हैं। वह कहता है कि हमारे पुराने दर्दों और अनसुलझी यादों से बनी एक ऊर्जा हमारे अंदर गुम रहती है। किताब में बताया गया है कि यह पीड़ा बॉडी आपके जीवन ऊर्जा का वह अंश है जो आपके पूरे ऊर्जा क्षेत्र से अलग होकर मन की पहचान की प्रक्रिया से अस्तित्व में आ गया है। दूसरे शब्दों में, हमारी पुरानी तकलीफें हमारे भीतर एक जीवित पिंड की तरह बनकर रह जाती हैं। जरा सोचिए, यदि आपको बचपन में किसी से डांट सुनने का दुख रहा है तो बड़े होकर जब भी कोई आपको झुंझलाएगा वही पुराना दर्द ताजा हो जाएगा। इसी पीड़ा बॉडी के कारण हम अक्सर छोटे छोटे झगड़ों में भी बहुत बड़ा दर्द महसूस करते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि सारा दर्द तभी होता है जब हम वर्तमान के साथ लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि दुख किसी घटना ने दिया, लेकिन असलियत यह है कि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते।
जैसे किसी नदी को रोक देंगे तो वह उबलने लगेगी, वैसे ही जब हम हालात को स्वीकार करते हैं तो दर्द अपने आप पिघलने लगता है। अब समाधान क्या है? तोले कहता है कि चेतना ही रास्ता है। जब हमारा दिमाग अतीत या भविष्य के दुखों को बार बार दोहरा रहा हो तो हमें सचेत होकर उस दर्द को देखने की जरूरत है, न कि उससे लड़ने की। बस जैसे आंधी के बीच पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आप लहरों को देखते रहते हैं, वैसे ही दर्द को देखना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में अभी कोई दुख चल रहा है तो उसी समय अपनी सांस पर ध्यान लगाएं या अपने चारों तरफ की चीजें ध्यान से देखें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब के पल में रहते ही दर्द कुछ कम हो रहा है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें हर पल को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ जो है वही होना चाहिए, तो हमारा मन चैन से बैठ जाता है। दुख को दबाने या भूलने की कोशिश करने से काम नहीं चलता, बल्कि टोले कहते हैं कि उसे देखें, समझें और जाने दें। विकिपीडिया में भी लिखा है कि पीड़ा केवल पीड़ा से ही खुद को पोषित कर सकती है, खुशी उसे पचती नहीं। अर्थात जितना हम पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे उतना ही नया दर्द मिलेगा। परंतु जब हम हर दर्द के साथ कहते हैं मैं इस पल को स्वीकार करता हूं, तभी पीड़ा खुद ब खुद कम हो जाती है। तो इस अध्याय का सार यही है, अपनी पीड़ा को अपने हिस्से की मानकर उठाना छोड़ दो और इसे ऑब्जर्वर, दर्शक बनकर देखें। जब आप सिर्फ पीड़ा को देखेंगे, उसे नचीज करने या बदलने की सोचेंगे ही नहीं, तो वह धीरे धीरे गायब हो जाएगी। शांति अपनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यही है, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां किताब कहती है कि सिर्फ अब ही असल जिंदगी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे ज्यादातर झमेले वही होते हैं जो हमने अपने अतीत के अफसोस या भविष्य के डर से खड़े किए हैं? अक्सर हम अपने मन में टाइम मशीन चलाकर पिछले पलों में या आने वाले पलों में खोए रहते हैं। पर टोले कहते हैं कि वास्तविकता हमेशा वर्तमान में रहती है। कैसे? इसका जवाब उसने अपनी पुस्तक में इस तरह लिखा है, लाइफ इज नाउ। देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन योर लाइफ वॉज नॉट नाउ, नॉर विल देयर एवर बी। मतलब जीवन अब भी है। ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब आपका जीवन अब भी ना हो, और आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा। सोचिए, चाहे 5 साल बाद वह सुनहरी नौकरी मिल जाए या कोई बड़ा फैसला हो, आप हमेशा उसे अब के पल में ही जी रहे होंगे। जब हम अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो असल में हम असल जिंदगी से भाग रहे होते हैं, जो हर समय यही हो रही है। तोले इसे सख्ती से कहता है, अब के साथ आधा अधूरा समय गुजारने की आदत छोड़ दो। हर पल को गहराई से जीकर देखो। उसके हिसाब से हमें अपना पूरा ध्यान अब पर केंद्रित करना चाहिए। अक्सर हम मैं कल ध्यान रखूंगा या जब छुट्टी मिलेगी तब खुश रहूंगा सोचते रहते हैं, और आज का खुशी खर्च हो जाता है। लेकिन यह सब मन की चाल है। आप जितना अधिक भविष्य के फ्रीज पर ईंटियां जमा करने में लगे रहेंगे, उतना ही आज का आनंद खो देंगे। इसलिए कहावत है ना, जिंदगी तो ठहरने वालों के लिए रुक जाती है। यह सच ही है। बड़े मजे की बात है कि रोजमर्रा के काम भी यदि पूरा ध्यान देकर किए जाएं, तो वे ध्यान, मेडिटेशन ही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बर्तन धोते समय हर डिश पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो जैसे आप ध्यान लगा रहे हो। लाइन में खड़े होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देने से लगेगा जैसे एक शांत योगाभ्यास हो रहा हो। इससे आपका मन अगले 2 गुने मिठाई कब मिलेगी की फिक्र नहीं करेगा, बल्कि आप बस वही महसूस करेंगे जो ठीक सामने है। तुलेंगे तो देखेंगे। जब आप सच में अब में रुके होंगे, उस समय हर चीज में एक ताजगी और जबरदस्तता महसूस होगी। समय का एहसास ठहर जाता है, दिल की बेचैनी कम हो जाती है और जीवन का हर रंग गहरा हो जाता है। सवाल है, आखिरी बार आपने कब बिना फोन छुए या हर विचार पर उलझे बिना बस अभी की एक चाय की चुस्की पी? शायद बहुत नहीं। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, अब को पूरी तरह अपनाओ। खो जाने की बजाय उसे जियो। माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। दोस्तों,
यह अध्याय हमसे ईमानदारी से कहता है, हमारा खुद का दिमाग ही हमें अब से दूर रखने का मस्त चालबाज है। वह नहीं चाहता कि हम यह संदेह करने लगें कि हम सच में यहां और अभी ही हैं। इसलिए वह हमारे सामने कई तरह के मन के जाल बिछाता है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से मन के धोखे हैं। इंतजार सिंड्रोम। हम हमेशा अगली चीज का इंतजार करते रहते हैं, कभी वीकेंड, कभी छुट्टी, कभी प्रमोशन। जब छुट्टी मिलेगी मैं खुश रहूंगा, और जब घर बन जाएगा तो चैन मिलेगा। जैसे ख्यालों में खोकर हम आज से दूर हो जाते हैं। तोले बताते हैं कि इसी अवचेतन इंतजार में हम जिंदगी को छीनते चले जाते हैं। समस्या की आदत। यदि आपके जीवन में असली कोई समस्या नहीं है तो मन खुद ही एक बना लेता है। जैसे जबरदस्त नाटक के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स चाहिए हों, वैसे मन पुराने झगड़ों के स्लाइड्स दोहराने लगता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि मन को पहचान बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत नकारात्मकता चाहिए ही चाहिए, वरना वह बोर हो जाएगा। जब तब भ्रम। हम सोचते हैं जब हमें यह मिल जाएगा तब मैं शांति से रहूंगा, लेकिन जैसे ही कोई लक्ष्य पूरा होता है मन नया लक्ष्य बना लेता है। 2-4 मकान, 2-4 एहसान, फिर से वही खेल। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तोले कहते हैं कि मन जब तक जब तब की सोच में उलझा रहेगा वह कभी भी वर्तमान को अनुभव नहीं कर पाएगा। इन सभी धोखों के साथ जुड़ी एक सीख है, ये सब कुछ मात्र विचारों की गतिविधियां हैं। इनका कोई वजूद वास्तविक में नहीं है जब आप वर्तमान में हो। जैसा कि पुस्तक में कोट है, वर्तमान पल ही आपका पास है। ऐसा कोई समय नहीं है जब आपका जीवन इस पल से अलग रहा हो। मतलब असल में आप भूत भविष्य के चक्रव्यूह में नहीं हैं, बस आपका मन सोच सोचकर आपको यह भ्रम दिखा रहा है। तो इनसे कैसे बचें? जवाब है, चक्र को तोड़ दें। जब मन आपको भविष्य के सपनों या अतीत के अफसोस में खींचने लगे तो एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, ठहरो, यही पल है, मैं अभी के साथ हूं। आप अपनी सांस, अपने आसपास की धरती या आसपास की चीजें महसूस करें, ये सब आपको अभी में लाएंगे। पेज 28 में भी लिखा है, वर्तमान क्षण ही आपको हमेशा मिलता है। और यही समझना आपका गेम चेंजर है। अंत में टोले हाथ जोड़कर कहते हैं, अब का पल ही आपके पास है। इंतजार बंद करो, योजना बंद करो, बस हो जाओ। जब आप ये कर देते हैं तो अहंकार को दूसरा सहारा नहीं मिलता, बस आप सच में जीने लगते हैं। द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंस यानी उपस्थिति की अवस्था की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए घंटों बैठना या योगा आसन करना जरूरी है, पर एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि प्रेजेंस कोई अभ्यास नहीं बल्कि हमारा नैसर्गिक अस्तित्व है। वह अवस्था जब हमारा मन पूरे तरह से शांत हो गया हो। जैसे पेज 28 में लिखा है, प्रेजेंस कोई चीज है जिसे आप अभ्यास कर लेते हैं। ये आप हो जाते हैं जब आपका मन आपको हाईजैक नहीं करता। इस हालत में आप हाजिर हैं पर तनाव मुक्त, जागरूक हैं पर ओवरथिंकिंग से मुक्त। ऐसा महसूस होगा जैसे आप शांत झील के तट पर बैठे हों, चारों ओर खामोशी है, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हैं। आपकी सभी भावनाएं होती हैं पर वे आपको हिलाने नहीं देती। हालांकि यह स्थिति बहुत खामोशी भरी लगती है, पर इसके भीतर एक अद्भुत ताकत है। इसे पाने के लिए आपको कोई मंत्र नहीं सीखना, बस थोड़ा सांसों पर ध्यान देना और आज के पल को पूरी तरह से महसूस करना है। उदाहरण के लिए आप खुद सोचिए, जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो आपका दिमाग अनावश्यक चिंताओं में नहीं रहता। आप सचेत रहते हुए भी चिंता उत्सुकता से दूर रहते हैं। आप पहले से कहीं अधिक खुद बनकर रहते हैं क्योंकि आप किसी और बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में
इस सबको 3 बिंदुओं में समझाया गया है। आप अलर्ट हैं पर बेचैन नहीं। आप पूरी तरह अवेयर हैं पर अधिक सोच में नहीं फंसते। जब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते तभी आपको असल स्वरूप में जीने का एहसास होता है। एक और मोड है। टोले कहते हैं कि प्रेजेंस का मतलब है जीवन के साथ सामंजस्य बैठाना। उन्होंने लिखा है, प्रेजेंट रहना जीवन के साथ तालमेल में रहना है। इसका मतलब है कि आप जिंदगी को अपने तरीके से नियंत्रित करने की बजाय उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है। तो जब अगली बार आपका मन अतीत या भविष्य की कोई कहानी चलाए तो बस उससे कहो, अभी मैं अभी हूं, बाकी सब बाद में। यही आपका सीक्रेट वेपन है। यह छोटी छोटी प्रेजेंस की पल बपल की अभ्यास आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। द इनर बॉडी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ हमारा दिमाग ही हमें अब से जोड़ने का जरिया नहीं है? एकहार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा शारीरिक शरीर भी हमें वर्तमान में खींचने का एक अद्भुत माध्यम है। वे कहते हैं कि शरीर केवल हड्डी मांस का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का क्षेत्र है। इसे उन्होंने इनर बॉडी कहा है। जब हमारा मन उथल पुथल में होता है तो हमारा ध्यान अक्सर अपने बाहर निकल जाता है, पर टोले हमें सलाह देते हैं कि ध्यान को अपने अंदर, अपने शरीर की ऊर्जा में लाएं। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रैफिक जाम में बैठे हों और बेचैनी हो, तो बस अपनी हथेलियों या पैरों के तलवों में हल्की गर्मी या ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करें। अचानक आपको महसूस होगा कि मन शांत होने लगा है। इस विचार को समझिए। आपका शरीर हमेशा अब में रहता है। उस पर न अतीत का बोझ है, न भविष्य की कहानी। पेज 17 में लिखा है कि आपका शरीर सिर्फ वर्तमान में ही मौजूद होता है। अनलाइक दिमाग, वह अतीत नहीं दोहराता और न भविष्य के सपने बुनता है, वह बस है। इसलिए जब आप अपनी इनर बॉडी की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपकी चेतना स्वतः ही वर्तमान में आ जाती है। कुछ सरल टिप्स हैं जिन्हें टोली बताते हैं। धीरे सांस लें। अपनी सांस की गति को महसूस करने की कोशिश करें, जैसे हवा आपके सीने में से गुजरती है। शरीर को महसूस करें। ध्यान से बताएं कि आपके पैरों में, हाथों में या छाती में क्या ऊर्जा है। धीरे धीरे ध्यान रखें। जब आपकी चिंताएं बह रही हों तो अपना ध्यान इस पल की सांसों या अपने शरीर के स्पर्श पर ले आएं। ये तकनीकें बहुत आसान हैं पर सीधी असर वाली भी हैं। ट्रैफिक में फंसे, मीटिंग में घबराएं या सिर्फ बैठकर चाय पिएं, हर जगह आप अपने शरीर की ऊर्जा से जुड़कर अब की सुविधा पा सकते हैं। जब भी आप अपने विचारों की बूंदों में बहने लगें, याद रखिए कि आप सिर्फ विचार नहीं बल्कि उससे परे शांति भी हैं, और आपकी इनर बॉडी का एहसास आपको उसी शांति में वापस ले आएगा। पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। दोस्तों, अब हम थोड़ा अनोखी जगह पर पहुंच रहे हैं, वो जिसे टोली कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड। सुनने में अजीब सा लगता है, पर इसका मतलब है वह जगह जो हर रूप रंग के पीछे है, हर ध्वनि की खामोशी, हर गति की स्थिरता। यह कोई मायावी जगह नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर चीज को जीवन देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपनी दिव्यता या ईश्वर को बाहर किसी चीज में नहीं ढूंढना है, बल्कि वह हमारे अपने भीतर मौजूद है। जैसा एक कोट कहता है, खुद के बाहर भगवान को ढूंढना बंद करो। दिव्यता कहीं और नहीं है, यह आपके भीतर निर्गुण चेतना की तरह है। हां, बिल्कुल, वह शक्ति, प्यार और शांति जो हम बाहर तलाशते हैं, वो सब हमारे अंदर है। तो हम इस अनमैनिफेस्टेड यानी निराकार स्रोत तक कैसे पहुंचें? इसके लिए टोली कुछ पोर्टल बताते हैं। स्थिरता और मौन, स्टिलनेस, साइलेंस। जब आसपास पूरी चुप्पी होती है, जब आप किसी शांत स्थान पर एकांत में होते हैं, तभी आपके भीतर का विचार शोर थम सकता है। गहरी नींद, डीप स्लीप।
नींद की वह अवस्था जब आप सपनों की परतों से पार हो जाते हैं और पूरी तरह आराम से होते हैं। पूरी उपस्थिति, टोटल प्रेजेंस। जैसे हमने पहले सीखा, जब आप पूरी तरह अब में हो, आपका ईगो भी खामोश हो जाता है। इनर बॉडी का एहसास। जैसा अभी बताया कि अपनी बॉडी की ऊर्जा में खो जाने से भी आप अनमैनिफेस्टेड तक पहुंच सकते हैं। ये सारे द्वार आपको उस अमूर्त स्रोत तक ले जाते हैं जहां सब कुछ उत्पन्न होता है। यह हरियाली की एक कली, संगीत की एक लहर, प्रार्थना की एक खामोशी, सब कुछ उसी स्रोत की झलक है। एक बार जब आपको उसका एहसास हो गया तो आपको पता लग जाता है कि असली शांति वही है जहां आपकी आत्मा चुप हो जाती है। कोई सुख दुहक वहां टिक नहीं सकता। तो जब आपकी जिंदगी अस्थिर लगे, उपाय ढूंढने की बजाय खुद के भीतर मौन की तलाश करें। जैसा 30 में लिखा है, यदि जिंदगी कभी चक्कर खाए तो समाधान नहीं, स्थिरता की ओर देखो, वही तुम्हारा रास्ता है। वहां कोई भौतिक रूप नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, बस एक असीम शून्यता है जिसे खोजना है। इस अध्याय का संदेश है, भीतर की शांति ही आपका असली ठिकाना है, बाहर की हलचल में नहीं। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। अब चलिए बात करते हैं हमारे प्यार और रिश्तों की। अक्सर हमारे संबंध संघर्षों से भरे रहते हैं, झगड़े, नाराजगियां, अपेक्षाएं। एकार्ट टोले कहते हैं कि यही जगह है जहां हमारा ईगो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। उन्होंने खुलकर लिखा है कि ज्यादातर रिश्ते असल में दो पीड़ा बॉडीज के बीच बेगाने ढंग के समझौते हैं। मतलब ये कि दो लोग अपने अपने भावनात्मक बोझ लेकर एक दूसरे में उसे बांटते रहते हैं और फिर उसे इतना रसायन मिल गया समझ लेते हैं कि उसे मोहब्बत कह देते हैं। साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्यार बेकार है, पर जो टोले बताते हैं वह यह है कि अगर आप सचमुच अब में रहकर कोई रिश्ता निभाना चाहें तो वही रिश्ता एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकता है। 19 मिस्की से में एक लाइन है जो जहन खोल देती है। जिस पल आप अपने साथी के साथ वर्तमान में प्रवेश करते हैं, रिश्ता एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। मतलब जब आप अपने प्रिय के साथ पूरी तरह सचेत होकर रहते हैं तो हर झगड़ा भी समझदारी और प्रेम से हल होने लगता है। इस अध्याय की कुछ मुख्य सीखें हैं। प्यार को बांटना, पाना नहीं। टोले कहते हैं कि प्यार कोई वस्तु नहीं जिसे आप किसी से ले सकें। अगर आप वह पहले अपने भीतर नहीं रखते तो किसी को भी आपसे बिना किसी उम्मीद के देना मुश्किल है। मतलब अपनी आत्मा में प्यार जगाइए, तभी आपको बाहर भी वाजिब प्यार मिलेगा। एल, सहारा नहीं, आईना। आपका साथी आपकी जरूरत या सहारा बनने के लिए नहीं है, वह आपका आईना है जो आपकी कमजोरियां और गुण दोनों दिखाता है। इसलिए अगर रिश्ते में झगड़ा होता है तो समझिए कि यह आपका अपना पैटर्न दिखा रहा है। उपस्थिति से रिश्ता सुधरता है। जब आप सच में साथ हो बिना किसी उम्मीद के, तो आपका रिश्ता टॉक्सिक होने से बच जाता है। आलोचना और नियंत्रण की बजाय वहां सिर्फ समर्पण और समझदारी रहती है। टोले ने एक क्रांतिकारी सूत्र भी दिया है, जब आप साथी के साथ अब में होते हैं तब रिश्ता खुद ही बदल जाता है। तो सीख यही है कि अपना आधी ख्वाहिश और ईगो हटाकर खुद को पूर्ण समझकर ही दूसरों से संबंध जोड़ें। नीचे माथे करने, बचाने या अपेक्षा करने की कोशिश छोड़ दें। जैसे कि किताब में कहा है, क्या आप अपने आप के साथ शांति से बैठ सकते हैं? क्या आप बिना अपेक्षा दूसरों से प्यार कर सकते हैं? अगर हां, तो समझिए आप पहले ही एक एनलाइटेंड रिलेशनशिप में हैं। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर हैं जहां टोले हमें बताता है कि असली लक्ष्य खुशी नहीं, शांति है। उन्होंने बड़े साहस के साथ लिखा है, खुशी क्षण भंगुर है पर शांति शाश्वत है। यह शब्द थोड़ा चुभ सकते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि जीवन का मकसद खुश रहना है, पर
टोले कहते हैं कि खुशी हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होती है, जैसे सुबह अच्छी हो या ऑफिस में सब ठीक हो जाए। जब चीजें वैसी नहीं होती तो मन तुरंत दुख में आ जाता है। वह हमें सिखाते हैं कि असली शांति भावनाओं के ध्रुवों से ऊपर उठने पर मिलती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, वे मौसम की परतें हैं और आप खुद आकाश। जैसे बादल उड़ते हैं पर आसमान वहीं शांत रहता है, ठीक उसी तरह आपकी भावनाएं उठती डूबती रहेंगी, लेकिन आपकी असली चेतना शांत बनी रहेगी। टोले कहते हैं कि जब आप जो हैं को बिना लड़ाई स्वीकार कर लेते हैं तो शांति अपने आप पैदा होने लगती है। वास्तविक जीवन में इसका मतलब है कि आप सुख दुहक की रेलम पेल में फंसने की बजाय दोनों का मुकाबला समझदारी से करें। उदाहरण के लिए 20 में एक दृश्य दिखाया गया है। अगर आपकी मनपसंद कॉफी गलती से खराब हो जाए तो क्या आप अपना गुस्सा निकालेंगे या शांति से कहेंगे ओके, अब नई कॉफी ले ली जाएगी? यदि कोई प्रेमी तय समय पर मैसेज न भेजे तो क्या आप गहरे नीचे जाने लगेंगे या हल्के से सोचेंगे मजा ले रहा होगा अभी? इन स्थितियों में आप चुनते हैं कि ईगो रिएक्शन देना है या तटस्थता। टोले बताते हैं कि शांति का मतलब इमोशंस का अभाव नहीं है, बल्कि चेतना की उपस्थिति है। जब आपकी चेतना कण कण में समा जाएगी तो खुशियां और दुख दोनों बस मेहमान बनकर आते हैं और चले जाते हैं। अहंकार चिल्लाता रहेगा, लेकिन आप बस शांत आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। एक बार जब आपने इस स्थिर शांति का स्वाद चख लिया तो दुनिया की कोई हलचल आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो इस अध्याय की सीख है, मूड्स की दौड़ से बाहर निकलें, उपस्थिति चुनें, क्योंकि उन आवाजों से परे एक शांत समंदर है जो आपका अपना है। जैसे एक वाक्य में कहा गया है, उत्साह के पीछे भागो नहीं, बस वर्तमान को चुनो जो शांति है वह पहले से तुम्हारी है। द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अंतिम अध्याय में हम सरेंडर यानी समर्पण की बात करेंगे। यह शब्द सुनते ही मन में हक्का बक्का होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि सरेंडर मतलब हार जाना है। पर एखार्ट टोले इसका मतलब सिखाता है यह हार नहीं, बल्कि आत्मा की असली ताकत है। उन्होंने लिखा है, सरेंडर जीवन के प्रवाह के साथ बहने की बुद्धि है, उसके विरुद्ध लड़ने की नहीं। यानी जब आप परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें अपना लेते हैं तो एक बड़ा तिजोरी ही खुल जाती है, उसमें शांति की कुंजी होती है। स्पष्ट करना यह है कि सरेंडर उदासीनता नहीं है। आप कोई बेडरूम के फर्श पर बैठी चादर नहीं बिछा रहे, आप सच में जिम्मेदार होकर जिंदगी की धारा में तैरने लगे हैं। ससुमले 21 में लिखा है, सरेंडर उदासीनता नहीं है। आप कोई दरियादिली नहीं कर रहे, बल्कि जीवन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अब से आप परिस्थिति के बाड़ा फाट कर नहीं निकलेंगे, पर उससे घुलकर अपने आप प्रतिक्रिया करेंगे। टोले कहते हैं कि सरेंडर दो तरह का होता है। एक, स्थितिगत सरेंडर, जैसे ट्रेन लेट हो गई तो आप रोना छोड़कर बस स्थिति स्वीकार करें और शांत रहें। 2, आंतरिक सरेंडर, मन की गड़बड़ियों को अंदर से स्वीकार करना कि यही जीवन है और इसमें बदलाव लाना है, न कि लड़ना। यह तब होता है जब पसंदीदा अहंकार की बजाय शांति सामान्य स्थिति बन जाए। और क्या जादू है जानो, जब सच में सरेंडर हो जाता है तो आप खुद को अब संघर्ष करता, ठीक करने वाला या पीड़ित के रूप में नहीं देखते। आप सिर्फ एक शांत प्रेक्षक बन जाते हो, एक सुखद चुप्पी में खड़े हुए। जैसा कि लेखक ने एक वाक्य में लिखा है, जो काम आपका मजा लेकर नहीं कर पाते उसे कम से कम स्वीकार कर लो। स्वीकृति तुरंत ही आंतरिक शांति के रास्ते खोल देती है। मतलब अगर कोई काम करने में ताकत कम पड़ रही है तो भी कह लो ये मेरा फर्ज है और चुपचाप कर दो, मगर मन शांत रहेगा। ऐसी बहुत सी लाइफ की सीधी मिसालें हैं। नापसंद नौकरी स्वीकार कर शांति से करना, कठिन रिश्ते में दूसरे पर नियंत्रण छोड़कर
बस उस पल में उपस्थित हो जाना, बस किताब इसी बात पर जोर देकर खत्म होती है। जब आप अब से लड़ना बंद कर देंगे, आप दुख भी छोड़ देंगे, और जब दुख छोड़ देंगे तो जिंदगी आपको वापस मिल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, सरेंडर हार नहीं है, यह शुरुआत है। जब आप अब से लड़ना बंद कर देंगे तो सच्चे अर्थ में जीना शुरू हो जाएगा। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ की मुख्य बातें। उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा कि जिंदगी का असली आनंद किस पल में छिपा है, और वह है वर्तमान का क्षण। हमें अपना मन काबू में करके हर पल गहराई से जीना है। कोई छोटी बड़ी परिस्थिति को स्वीकार करना है ताकि हमें स्थायी आंतरिक शांति मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और आप अपनी जिंदगी में अब के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मायने रखती है। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, सचेत रहिए और अब का जश्न मनाते रहिए।